अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024 वेलकम टू मैथ्स ग्रुप स्टूडेंट। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस P1 से निकाले हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। लेट्स जस्ट बिगिन द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इवेलुएट। द क्वेश्चन इज इवेलुएट 1 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.02। अब इस क्वेश्चन में वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस, सो सिंस वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस सो वी हैव टू यूज द BODMAS रूल। बॉड मास कहता है पहले डिवाइड करो फिर ऐड करना। तो डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, 0.6 डिवाइड बाय 0.02 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, क्योंकि डिवीजन में मैं हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिखता हूँ और फिर उसके बाद जो है ना डेसिमल रिमूव करता हूँ मैं। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.02। अच्छा, अब हमारी पहली कोशिश ये होती है कि डिनोमिनेटर में से जो है ना ये डेसिमल रिमूव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी किया। तो जब आप 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल दो प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा। और 100 से जब आप 0.02 को करोगे, डेसिमल दो प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो 60 डिवाइड बाई 2 30 होता है। और इस पूरे का आंसर 30 आ गया, तो इसका मतलब है अब मुझे सिर्फ 1 प्लस 30 करना है। तो 1 प्लस 30 इज 31, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। मेरे पास नंबर्स है स्क्वायर रूट ऑफ 17, 4, 4.5 और क्यूब रूट ऑफ 63। 4 और 4.5 तो मुझे समझ में आ गए नंबर्स, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 17 है और ये क्यूब रूट ऑफ 63 है, पहले मुझे इनको थोड़ा सा रफली इन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो क्यूब नंबर है और वो 63 के करीब है, तो वो 64 बनता है। क्यूब रूट ऑफ 64, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 64 आंसर आए? तो बिल्कुल 4 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब मैं करूंगा तो 64 आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये 64 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ 63 होगा, ये लेस देन 4 होगा। ये लेस देन 4 होगा, ये कंप्लीट 4 नहीं होगा, ये 4 से छोटा होगा। ठीक है। अच्छा, ये नंबर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये 4 से छोटा है, ये 4.5 है, ये 4 है। अब मैं ज़रा इसको डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई ये क्या 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है। तो अब मुझे पता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 17, क्या 17 के नियर कोई स्क्वायर नंबर है तो 16 है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है ना, वो 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, लेकिन 4.5 से छोटा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा नंबर मेरे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 63। तो मैंने क्यूब रूट ऑफ 63 को सबसे पहले लिखा, क्योंकि ये 4 से थोड़ा सा छोटा है, 3.9 समथिंग होगा। उसके बाद मैंने लिखा 4। उसके बाद मैंने लिखा रूट 17, क्योंकि ये 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। और फिर लास्ट में मैंने लिखा 4.5। तो ये मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट 75% ऑफ 3/4। 75% का मतलब है 75/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4। अब मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 25 से, तो 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। तो ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 आ गया। फर्दर कुछ और कटिंग नहीं हो रही, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। जब इस तरह दो फ्रैक्शंस लिखे होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। अगर इसमें कोई कटिंग होती, फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती, तो मैं लाजमी इसको कर देता, लेकिन अभी यहाँ क्रॉस कटिंग नहीं हो रही। साइडवेज कटिंग कभी भी नहीं होती। अगर आप इस 3 से इस 3 को कैंसिल करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हमेशा कटिंग जो है वो ऊपर नीचे होती है और क्रॉस में होती है। तो चूंकि यहाँ कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ ग्लास ऑफ ड्रिंक इज मेड बाय एडिंग वाटर टू 20 मिलीमीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है। हमने जो है वो एक ड्रिंक बनानी है, और ड्रिंक बनाने के लिए मैंने क्या किया, बाय एडिंग वाटर टू 20 ml ऑफ ऑरेंज जूस। मैंने 20 ml ऑरेंज जूस लिया और उसमें पानी मिलाया। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं एना इज मेकिंग अ ग्लास ऑफ दिस ड्रिंक, शी यूजेस 9 ml ऑफ वाटर फॉर एवरी 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस। कह रहा है कि एना जो है वो ये ड्रिंक बना रही है। उस ड्रिंक को बनाने के लिए उसने वाटर जो है वो 9 ml यूज़ किया है, और फॉर एवरी
1 ml ऑफ ऑरेंज जूस, अगर वो 1 ml ऑफ ऑरेंज जूस यूज करती है तो उसके साथ वो 9 ml ऑफ वाटर को मिलाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमें क्या करना था, वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक इन दिस ग्लास। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल, हमें पता है कि भाई हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक जूस है और एक वाटर है। तो मैंने क्या किया, जूस और वाटर दो हेडिंग बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन 1 ml जूस 9 ml वाटर के बराबर है। 1 ml जूस 9 ml वाटर के बराबर है, तो 20 ml ऑफ ऑरेंज जूस जो है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, अच्छा मुझे याद रहे कि मुझे पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो पहले मैं वाटर की क्वांटिटी निकाल लूंगा और फिर मैं उसमें 20 ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया, क्योंकि x तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x टाइम्स 1 इज x, और 9 2 18, तो ये 180 हो गया। अब वाटर की क्वांटिटी आ गई 180 ml। ठीक है, और और उसमें जूस कितना था, 20 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 180 में 20 ऐड कर दिया तो 200 ml जो है वो मेरे पास पूरा वॉल्यूम आ गया ऑफ ड्रिंक इन दिस ग्लास। अच्छा, सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है, सेकंड पार्ट में तारिक हैज अ बॉटल कंटेनिंग 2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। अब यहाँ 2 लीटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ ml की बात हो रही थी और अब यहाँ इन्होंने यूनिट चेंज कर दिया, 2 लीटर्स हो गए। हमें पता है कि भाई 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 2 लीटर्स जो है वो 2000 ml हो जाएंगे। ही यूजेस ऑल ऑफ द ऑरेंज जूस टू मेक ग्लासेस ऑफ दिस ड्रिंक। अब उसने सारा ऑरेंज जूस यूज कर लिया है और उसने जो है ये ड्रिंक्स बनाई हैं। हमसे पूछ रहा है वर्क आउट द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट ही मेक्स, कितने ग्लासेस उसने जूस के बनाए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो है वो ये हमें पता है कि भाई 2 लीटर्स मतलब 2000 ml जो है वो उसने ऑरेंज जूस यूज किया है। 2000 ml उसने ऑरेंज जूस यूज किया है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट ही मेक, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली 20 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि उसने 2000 ml यूज किया है ना, एक ग्लास में 20 ml ऑरेंज जूस आ रहा है। अब उसने 2000 ml यूज किया तो कितने ग्लासेस बनाए होंगे, तो मैंने उसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि उसने 100 ग्लासेस जो है वो जूस के बनाए। ठीक है, या इसको सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक ग्लास में 20 ml जूस डल रहा है, एक ग्लास में। इसको इस तरह हेडिंग बना लो, ये ग्लास की हेडिंग बना लो और ये जो है वो जूस की बना लो। जूस जो है वो ml में। ठीक है, तो एक ग्लास में 20 ml जा रहा है, तो 2000, अब वो उसने लीटर्स में दिया ना, तो मुझे ml में चाहिए, तो मैंने क्या किया कि 2000 अगर ml में यूज कर रहा हूँ तो उससे मुझे कितने ग्लासेस मिलेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 और x मल्टीप्लाई बाय 20, तो सिंपल हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 20। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया तो 100 मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसने 100 ग्लासेस ऑफ जूस बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडाइसिस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि 2 टू द पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 5/3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बेस सेम करनी होती है। तो अब यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट दिस 8 into 2। तो 8 2 की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है। उससे फायदा ये होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 8 को मैंने 2 क्यूब लिख लिया, 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 5 बच गया, इक्वल्स टू 2 की पावर के। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। इसका मतलब है के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहा है कि यास्मीन swims at her local swimming pool. She pays $4.65 each time she visits the pool. Calculate the total amount of money she pays for 7 visits of the pool. तो 7 विजिट्स किए उसने, एक विजिट का वो $4.65 देती है। तो मैं इसको 7 से सिंपल मल्टीप्लाई करा देता हूँ। मल्टीप्लाई कराने के लिए डेसिमल का ख्याल रखते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कराते हो फिर आप डेसिमल पुट करते हो। तो 7 5 35, 5 इधर 3 ऊपर, 7 6 42, 42 में 3 मिला है 45, 5 दोबारा नीचे, 4 ऊपर, 7 4 28, 28 में 4 मिला है 32,
अब आपने देखना है कि भाई कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 32.55। अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है ऑन वन विजिट शी स्विम्स 40 लेंथ्स, द फर्स्ट लेंथ शी स्विम इज लेंथ 1, द सेकंड इज लेंथ 2 एंड सो ऑन, शी स्विम्स ऑन हर बैक ऑन लेंथ्स which have numbers that are multiples of 4 and 5। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई एक विजिट पे वो 40 लेंथ जो है वो स्विम करती है। फर्स्ट लेंथ जो है वो लेंथ नंबर 1 हो गई, फिर लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4, लेंथ 5, इस तरह चल रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शी स्विम्स ऑन हर बैक। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड स्विम भी करती है और फिर बैक भी स्विम करती है। तो ये जो बैक में उसने स्विम किया है, इसके जो लेंथ्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 and 5 है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेंथ दैट शी स्विम्स ऑन हर बैक। तो मैंने क्या करना है, सारे के सारे 4 और 5 के मल्टीपल्स लिख देने हैं, उनको ऐड कर लेना है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैंने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए सारे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है, 40 से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने बोला है 40 लेंस हैं। और 5 के मल्टीपल्स मैंने लिख लिए 40 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब ये सारे मैंने ऐड कर दिया, तो 4 के मल्टीपल्स तो 10 आ गए, इसके 8 आ गए, 18 बन गया। लेकिन यहाँ तो है ना रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन कैसे हो रही है, ये 20 और 20 रिपीट हो रहे हैं, और ये 40 और 40 रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने 80 में से 2 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 16। इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ लेंथ्स दैट शी स्विम्स ऑन हर बैक इज 16। 18 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया क्योंकि दो नंबर जो है वो रिपीट हो रहे थे, तो 16 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है राइट 0.00000845 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि भाई 10 की पावर आती है और डेसिमल से पहले जो है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक शिफ्ट कर दूंगा 8 के बाद। तो मैंने कितना शिफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5। तो चूंकि ये नंबर 1 से छोटा है तो -5 हो जाएगा, तो 8.45 एक्सपोनेंट -5, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इस नंबर को लिख लिया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है p की वैल्यू है 2.7 एक्सपोनेंट 11 और q की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। मुझसे कह रहा है वैल्यूएट द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला है p+q में मैंने p की वैल्यू लिख दी 2.7 इंटू 10⁻11 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, ऐड करने के लिए ना एक्सपोनेंट सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 10⁻12 है, तो मुझे इस 10⁻12 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 11 में। तो जब मैं इसको 11 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक ऐसे करूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया है। और इसके बाद क्या होगा, जब ये 9 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 90 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7 एक्सपोनेंट 10⁻11 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अब जब मेरे पास एक्सपोनेंट सेम हो गए दोनों, मतलब 10 की पावर यहाँ भी 11 है, 10 की पावर यहाँ भी 11 है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा एक बार। जब मैं 10⁻11 को कॉमन ले लूँगा तो 2.7 प्लस 90 हो जाएगा। 90 में जब मैं 2.7 ऐड करूँगा तो ये 92.7 बन जाएगा। अब चूंकि मुझे अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना था, तो अब मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं डेसिमल को शिफ्ट करूँगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझसे डिवाइड करवा रहा है। सेकंड पार्ट में मुझसे वो डिवाइड करवा रहा है, वो कह रहा है p डिवाइडेड बाई q। तो p की वैल्यू ऊपर आ गई 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और q की वैल्यू नीचे आ गई 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अच्छा, अब मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूंगा और इन एक्सपोनेंट्स जो ये है 10 टू द पावर्स, इनको डिवाइड करूंगा, मतलब इनको सेपरेटली डील करूंगा, इनको सेपरेटली डील करूंगा। यहाँ तो मैं इंडाइस का रूल लगा लूंगा, इंडाइसिस का, जब बेस सेम होती हैं और तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 माइनस 12। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगी पावर, तो 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। और 2.7 डिवाइड बाय 9 को मैंने किस तरह लिखा, मैंने इस तरह लिखा 2.7 डिवाइड बाय 9। मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये डेसिमल हट जाए, तो ये बन जाएगा 27/90। 27/90 को 9 से रिड्यूस करूंगा तो 9 10 ज़ा 90, 9 3 ज़ा 27, और 3 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.3। क्योंकि मुझे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, तो 0.3 तो नहीं लिख सकता, तो मुझे डेसिमल को एक शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो -1 जो है वो ऐड करना पड़ेगा 10⁻⁻⁻1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस मेरे ख्याल से और है मेरे पास, उनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं जल्दी से। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इसमें उससे कह रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज है 25x - 5। फैक्टराइज का मतलब है आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं। ब्रैकेट बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स है, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में यहाँ 5x बच जाएगा, क्योंकि ये 25x है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और x आ जाएगा। माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 5 ब्रैकेट 5x - 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - 18y² फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, तो पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। हाँ, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो ये बन गया x² - 9y²। अच्छा, अब ये और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। अगर तुमने यहाँ इसको छोड़ दिया तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो मुझे और भी इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो है ना आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है? ये a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि दोनों टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। तो मुझे अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये x हो जाएगा, और इसको जब करूंगा तो ये 3y हो जाएगा। तो एक बार मैं x प्लस 3y लिखूंगा, एक बार मैं x माइनस 3y लिखूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है ना कि a² - b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है वो जहन में रखना। अगर ये 1 मार्क का होता ना तो फिर यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगती। चूंकि ये 2 मार्क्स का था तो इसलिए यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। फाइनल आंसर आ गया 2x - 3y और x+3y। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस का है, और इसमें कह रहा है द rth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस यू आर इज गिवन बाय 3r+2। ठीक है, तो हमें है जो है वो rth टर्म दे दिया, जनरल टर्म दे दिया, समझो 3r+2। हमसे कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म, तो r की जगह पे 3 पुट कर देते हैं बस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9+2 कितना हो जाएगा? 11। तो थर्ड टर्म इस सीक्वेंस की जिसकी जनरल टर्म हमें दी हुई है 11 है। फिर मुझसे कह रहा है गिवन दैट यू के मतलब केथ टर्म, केथ टर्म जो है ना वो 50 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये केथ टर्म है तो पहले मैं क्या करता हूँ, केथ टर्म वाला फॉर्मूला बनाता हूँ। ये तो जो फॉर्मूला है ये तो आर की रिस्पेक्ट से है ना, ये तो आरथ टर्म का फॉर्मूला है। तो पहले मैं केथ टर्म का फॉर्मूला बनाता हूँ, आर की जगह पे के पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3k+2। और 3k+2 जो है वो किसके बराबर है? वो 50 के बराबर है, क्योंकि के टर्म 50 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, 3k+2 को 50 से इक्वेट कर दिया। ये +2 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 50 - 2 48। तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई 48 डिवाइड बाई 3, दैट इज 16। ठीक है, तो के की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। बस ये चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हें टर्म दे, ये देखो यहाँ उसने मुझे बोला था फाइंड आउट द थर्ड टर्म, तो मैंने क्या किया, आर की जगह पे 3 रखा। अब यहाँ मुझे वो टर्म दे रहा था कि केथ टर्म जो है ना वो 50 है, तो मैंने क्या किया, अपनी जनरल टर्म को के की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर मैंने उसको 50 के बराबर कर दिया। तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप ये तुम लोग को कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। यही कॉन्सेप्ट्स आते हैं पेपर वन में ज़्यादातर। मैंने कोशिश की कि सारे एक एक टाइप के जो है तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि एक दो क्वेश्चंस और इस टाइप के तुम लोग के साथ शेयर कर लूँ ताकि तुम लोग की हेल्प हो सके।